ये नमक हलाली कहाँ से करेंगे कश्मीरी लोग। मैं मानता हूँ ये नमक हलाली जब करेंगे जब जो लोग प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी बीवी फातिमा का कत्ल कर सकते हैं, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद की गर्दन काट के सड़कों पे उनकी गर्दन से फुटबॉल खेली हो, तो ये नमक हलाली नहीं, ये नमक हरामी लोग हैं और ये इनके खून में है। ये नाकाबिले एतबार कौम है। इनके ऊपर जिसने यकीन किया इन्होंने उसी को धोखा दिया। सिंह साहब वापस आ गए। सिंह साहब शायद आपका कनेक्शन चला गया था। हाँ हाँ, तो मैं मैं जी मैं कह रहा था कि उस समय 1979 पे तब इन्होंने वो किया, और वही दौर था जब हमारे यहाँ से साउथ इंडिया के केरला से भारी मात्रा में लोग उसी समय गए जब वहाबाइजेशन का प्रोजेक्ट बिल्कुल पीक पे था। और इसीलिए मैं इस बात को मानता हूं कि केरला में रेडिकलाइजेशन कश्मीर से कहीं पहले हुआ था, उसी दौर में 79। और वो चलता रहा, और आज आप देख रहे हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वगैरह उसी की देन है। इस बात आप पर केरला किसी की ने अगर गौर बात नहीं कर रहे किया। हैं तो मोपला याद कीजिए ना। 1921 में मोपला था, वो बिल्कुल क्या था? वो बिल्कुल तो सर। उससे बड़ा कोई रेडिकलाइजेशन क्या होगा सर? जी बिल्कुल, वो रेडिकलाइजेशन, वो पोपला, वो जो कैलिफेट मूवमेंट में क्या क्या हिंदुओं के साथ क्या, उसके बारे में एनी बेसेंट और बी आर अम्बेडकर ने बहुत शब्दों में लिखा है उसके बारे में। लेकिन मैं ये 79 के दशक की बात कर रहा हूँ कि किस उस समय परिस्थिति क्या थी। उस समय बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये खुमैनी का रेवोल्यूशन हुआ और ये सब हुआ, अमेरिकन को बाद में हॉस्टेज बनाया गया, उसी समय एक हमला हुआ मक्का मक्का के ऊपर में। जी तो उस समय जो विद्रोही थे तो वो फ्रेंच कमांडोज बुलाए गए थे पुष्पेंद्र सिंह। जी सऊदी अरेबिया ने फ्रेंच कमांडोज बुलाए, तो अब हमारे जो इस्लामिक भाई हैं जो वो कहने लगे ये तो नापाक हो गया, ये काफिर कैसे चला आया ये वो। तो कुछ इन्होंने एक उसकी तरतीब निकाली कि ये 2 या 4 दिन के लिए इस्लाम कबूल कर लेंगे या 5 बार नमाज पढ़ लेंगे, तो मतलब इनका सारा खून, मतलब इनका सारा वो माफ है, इस तरह की कुछ बात हुई थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये देखो, ये 79 का असर, अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 79 वॉज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इन दिस वर्ल्ड हिस्ट्री। ईरान रेवोल्यूशन का बता दिया मैंने, सऊदी अरेबिया का बता दिया मैंने, उसके बाद किस तरह से इन्होंने पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे इन्होंने बनाया, किस तरह से सोवियत फोर्सेस के साथ वो जिहादियों ने लड़ा, और उसका असर हम पर सीधे कश्मीर पर पड़ा जैसे ही ये जिहाद अगेंस्ट सोवियत फोर्सेस खत्म हुई। तब ये 79 में अगर आप देखें तो एक और चीज हुई थी जो कि आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, या इसको इस तरह से किसी ने लिंक नहीं किया है। शेख अब्दुल्ला ने लद्दाख इलाके को 2 हिस्सों में बांटा, 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए उसके, लेह और कारगिल। ये बड़ी ये मिस्चीवियस एक चाल थी कि लेह को बुद्धिस्ट मेजॉरिटी रखा और कारगिल को मुस्लिम मेजॉरिटी रखा। और अगर आप वहां की अगर संस्कृति जानते हैं लद्दाख की, तो चाहे वो किसी भी उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी मजहब का आदमी हो, वो वो लद्दाखी कल्चर को ही वो फॉलो करता था। इनके आपस में शादियां भी होती। लेकिन ये कदम शेख अब्दुल्ला के कदम से धीरे हमको देखने को मिला। तो इनका जो ये 35A और इसका प्रोजेक्ट, केवल ये मत समझिएगा कि केवल घाटी तक ही था, ये सभी जगह ये अपना वो कर रहे। तो वहां पे फिर ये रेडिकलाइजेशन की पूरी कोशिश की गई है। वहां पे लोगों ने इसका इसका बहुत विरोध किया था कि आप लद्दाखियत के साथ आप छेड़छाड़ ना करें। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने तो कश्मीरियत को मारने की
कश्मीरियत को मारने की संस्कृति का आगाज तो उसने किया था। कश्मीरियत को मारने की, हाँ वो दूसरी बात है कि वो जब जब बहुत कॉर्नर्ड हो जाता था तो वो फिर कहता था यार ऐसा मेरे साथ मत करो, आखिर मेरे भी पूर्वज सरस्वत ब्राह्मण थे। ये बोलता था, बेटा भी बोलता है उनका, आपके हमारे सामने नहीं बोलेगा। जब इनका स्क्रू थोड़ा टाइट होने लगता है ना, आपसे जब बात करेंगे तो बोलेंगे यार मैं सरस्वत ब्राह्मण हूँ, दिए आखिर हूं तो मैं कश्मीरी। और जब पाकिस्तान से बात करेंगे तो देखो यार हमारा तो मजहब एक ही है। ठीक है, तो अभी क्या है कारगिल में, अभी आपने पढ़ा होगा कि अभी चार युवक दिल्ली में पकड़े गए, सब कारगिल के रहने वाले हैं, सबकी उम्र जो है 30 साल से कम की है। उसमें से एक या दो शायद यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे दिल्ली में रह के, और वो कुछ बड़े जिहादी हमले को अंजाम देने वाले हैं। कहता है, ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि जो किसान आंदोलन के बीच में ये सब हो रहा था, उसका ये उस समय जो इजरायली दूतावास पर हमला हुआ था उसमें उनका हाथ था। ऐसी अटकलें लगाई जा रही। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि ये 35A और 370, खास करके 35A, ये ना केवल कश्मीर का इसने रेडिकलाइजेशन ये कर रहे थे, ये पूरे हिंदुस्तान पर ये रेडिएट हो रहा था। पूरे हिंदुस्तान में रेडिएट हो रहा है। आप पंजाब के यूनिवर्सिटीज में आप चले जाएं, आजकल बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बने हुए हैं, इन सब में आप पता लगा लीजिए कि कितने कश्मीरी जिहादी हैं वहां पे। तो ये ड्रोन का ये जो जम्मू में हुआ, ये देखिए, मेरा अपना मानना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में ये मुश्किल है थोड़ा, इस तरह से ड्रोन के हथियार को ड्रोन के माध्यम से सप्लाई करना या टारगेट्स को अटैक करना, क्योंकि वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे काफी वहां भारी मात्रा में सेनाएं हैं और डेप्थ में, काफी गहराई में, तो वो इतना आसान नहीं। अब बच जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर, तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ है, सभी जगह पे डेप्थ ऑफ डिप्लॉयमेंट नहीं है, तो वहां ये उनको आसानी होती है। तो अगर आप देखें कि ये आईबी पर आपने अभी अभी जैसे कालूचक पे देखा गया ड्रोन, कालूचक पे पहले भी एक बार अटैक हो चुका है। आपको मालूम है नेशनल हाईवे 1 अल्फा या पठानकोट और इसके बीच में जो है, पठानकोट और जम्मू के बीच में कई हमले हुए हैं उसके बीच। तो जो अब जिहाद का आर्क जो देख रहे हैं, वो आर्क जो है वो धीरे 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 बढ़ गया है। अगर कोई शख्स अमृतसर के पास या हुसैनीवाला में या कहीं पे कोई खालिस्तानी अगर उसको वो रिसीव करता है वो ड्रोन सप्लाई को, तो वो भी तो अपनी तरह से रेडिकलाइज्ड है। तो इसलिए मामला केवल 370 और 35 से केवल कश्मीर से नहीं जुड़ा है। पाकिस्तान की कश्मीर बेचैनी आपको मुंबई में देखी गई थी 26 तारीख को। यह मत समझिएगा कि वो बेचैनी समाप्त हो गई। तो इसलिए कृपया इस ड्रोन मामले को एक नैरो परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाए। और ये उस समय भी हो रहा है जबकि अब अगर आप खबरें देखें तो चीन के साथ भी अभी ताजा स्थिति भी तनावपूर्ण है, उसमें भी कमी नहीं आई। जी, मैं समझता हूं कि सिंह साहब आपने ये तमाम जो पिछले 7-8 दिन में जो कुछ हुआ, उसका इंटरनेशनल क्या डायमेंशन है, उसका पाकिस्तान का क्या लिंक है,
और यहाँ जो उनके लोग हैं, जो उनके स्लीपर सेल थे, वो तमाम सारे लोग एक्सपोज हुए। और इसमें हम ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो शायद अभी बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में के फ्लोर पर दिया हुआ बयान जो होता है उसकी अपनी एक सेंसिटिविटी होती है और उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। मुझे लगता है कि एक बातचीत में जिस वक्त ये धारा 370 के हटाने को लेकर के पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, और जब वो बोल रहे थे, तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भारत का हिस्सा है, उसे भी हम वापस लेंगे। तो ये भी एक कहीं फियर है कि सरकार ने धारा 370 और 35 पे हटाई, और फिर उसके बाद में वहाँ जिस तरह से उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, ये जो एपरेटस था जिहाद का उसको ऑलमोस्ट तोड़ दिया। और वहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें पब्लिक कंजम्पशन के लिए करनी होती हैं, कुछ डायलॉग पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के उसकी चिंताएं बढ़ रही होंगी, जो हालात हैं। तो करीब आप कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं एक हाँ, मैं तीन चीजें और मैं दो क्विक पॉइंट्स। एक तो अभी जब ये जब इन्होंने मीटिंग बुलाई भारत की सरकार ने, तो उस समय बड़ी अटकलें अफवाहें चली कि JNK का फिर से सब डिविजन होने वाला है। तो हमारे यहाँ लोगों ने, पाकिस्तान के जो स्पिन डॉक्टर्स हैं वो तो ओवरड्राइव पे थे ऐसे अफवाह फैलाने में, लेकिन पुष्पेंद्र जी मान लीजिए अफवाह नहीं, ये हकीकत भी है, तो इसमें क्या बुराई? हर एक मुल्क को है कि वो अपने किस तरह से रिकॉन्फ़िगर, री इंजीनियर करे, अपने टेरिटरी को किस तरह से रिकॉन्फ़िगर करे, री इंजीनियर करे। आपने जो पहले व्यवस्था बनाई थी, उस व्यवस्था में का परिणाम ये हुआ कि 5 लाख हिंदुओं को अपने ही प्रदेश में रेफ्यूजी बनना पड़ा। तो वो जो व्यवस्था थी वो तो चली। और ये जो व्यवस्था है पुष्पेंद्र जी, जो वर्तमान व्यवस्था है JNK की, इसका एसिड टेस्ट है कि कितनी सफलता से इसमें हिंदुओं को, उनको आदर पूर्वक उनको किस तरह से रीस्टैब्लिश किया जाए अपनी ओरिजिनल जगह पे। अगर अगर ये नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अगर हम JNK का को हम जो उसका भी रिकॉन्फ़िगरेशन करें या उसका री इंजीनियरिंग करें। ये बात मुझे समझ में नहीं आई भाई। किसी हम आप आपने आप जब ये 7% एरिया में रह के जब 93% पर हुकूमत चलाते थे, तब तो आपको यह व्यवस्था बहुत अच्छी लगती थी। तो क्या जो कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टेट का, वो अब्दुल्लाज और मुफ्तीज और के कन्वीनियंस, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए होगा? तो दूसरी बात, ये आपने इसकी डीलिमिटेशन की बात की। तो डीलिमिटेशन देखिए, आप सबको मालूम है कि 2002 में सेंसस जो हुआ, उसके बाद कोई डीलिमिटेशन की बात ही नहीं। जब भी ये बात आई, इन्होंने अपने विधानसभा में उसको खारिज कर दिया, कभी होने ही नहीं दिया उसके बाद से। और जो ये अब जब ये आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया है और पूरा का पूर्णतः भारत की सरकार को हक मिला है, तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो पावर्स जो है डिलिमिटेशन कमीशन को, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है उसके। तो काम चल रहा है। ये कोरोना के चलते शायद इसमें कुछ गति थोड़ी धीमी हो गई थी। ये होगा, डिलिमिटेशन होगा, होना भी चाहिए। ये तो एक डायनेमिक प्रोसेस है, समय समय पर होता रहता है। और तीसरी बात ये कन्वर्जन की, ये देखिए, मैं हमेशा, आखिर बताइए ये किसके किसके लिए कन्वर्जन कर रहे हैं?
क्या सऊदी अरेबिया के हिस्सा बनने के लिए या उम्मा का हिस्सा बनने के लिए? ये जो आप कन्वर्जन पे जोर देख रहे हैं, ये किस लिए हो रहा है? किसके द्वारा ये प्रायोजित है? पैसे कहां से आ रहे हैं? ये सऊदी अरेबिया और इससे पैसे नहीं आ रहे साहब। ये सारा का सारा पाकिस्तान द्वारा ये संचालित है। ये जब लश्कर ए तोयबा का जो वो हाफिज सईद और वो उसका नंबर 2 जकूर रखवान लखवी बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पे जा सकता है रोहिंग्यास को रेडिकलाइज करने के लिए, तो समझ जाओ कि इनकी कैसी ग्लोबल सोच है। तो ये सब वहां से संचालित है। ये तो कन्वर्जन आप तुरंत जो उछाल देख रहे हो ये कन्वर्जन का, ये इसीलिए ये बिकॉज पाकिस्तान, मैंने बोला, बिल्कुल हताश है। और हताश इसलिए है, आखिरी मैं एक बात कहूंगा कि पहले पुष्पेंद्र जी हम बहुत प्रेडिक्टेबल थे, बहुत प्रेडिक्टेबल थे। हमला हुआ, निंदा हुई, हम यूएन को पहुंचे, हमने बड़े उससे करके बड़े गर्व से कहा कि हम पाकिस्तान को अलग थलग कर देंगे, पाकिस्तान को हम आर्थिक रूप से हम स्क्वीज कर देंगे। थोड़ा वक्त गुजरता था, कुछ लोग कहते थे अब चलो अब हो गया, अब बात कर लो पाकिस्तान से। फिर बातचीत चली, मनमोहन सिंह साहब शर्मल शेख गए, कुछ ट्रैक 2 हुआ, फिर एक जिहादी हमला, फिर वो जिहादी हमले के बाद फिर गुस्सा, फिर तनावपूर्ण स्थिति, फिर कुछ दिन के बाद आखिर हम है तो पड़ोसी ही ना, एक दूसरे के साथ तो रहना पड़ेगा ना। ये ट्रेड, ये टॉक्स और टेरर का साइकिल ये चलता रहता था, साइकिल। वी वर सो प्रेडिक्टेबल, वी वर सो प्रेडिक्टेबल। फिर एक शख्स आया, उसने प्रेडिक्टेबिलिटी को तोड़ना शुरू किया। सबसे पहले उसने प्रेडिक्टेबिलिटी को कैसे तोड़ा, जो कि हिंदुस्तानियों को बाद में समझ में आया या ना भी समझ में आई, कि उसने अपने वोट टेकिंग सेरेमनी में नवाज शरीफ को बुलाया। अब लोग, यार ये तो, हम तो सोचते थे ये, इसका तो ये रेपुटेशन था, ये क्या कर दिया। फिर दूसरी बार अफगानिस्तान से, आपको मालूम है, लाहौर पहुंच गया। अब ये देखिए, तीसरी बार में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, चौथी बार में बालाकोट स्ट्राइक कर दिया, और पांचवी बार में 370 हटा दिया। तो अब ये सब बौखलाए हुए, पाकिस्तान में भी नहीं, भारत में, क्योंकि मोदी के अलावा कोई नहीं जानता कि मोदी का अगला कदम क्या होगा। तो ये दिस इज द ये पाकिस्तान के साथ डील करने में दिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी पेज, दिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी पेज। तो आखिरी में मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं। थैंक यू सिंह साहब। मैं समझता हूं कि ये जो पिछले कई दिन से चल रहा था, इस पे आज आपका जो विस्तार से जो आपने सारे डॉटेड जोड़ा है, और पाकिस्तान और यहाँ पाकिस्तान के तमाम सारे लोग हैं, और जिस तरीके से एक डॉटेड लाइन पे भारत के प्राइम मिनिस्टर अक्सर काम करते रहे थे, वो तमाम सारे डॉटेड को भी इस सरकार ने, और इस सरकार में खासतौर से इसके मुखिया ने उसको ब्रेक कर दिया है। तो ये बौखलाहट तो अपने आप में ज़रूरी लगती है और उनकी मजबूरी भी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर यही क्रम रखा रहा, तो मैं समझता हूँ कि जिस कश्मीर के ऊपर बार बार हम ये कहते रहे हैं कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें से सिर्फ वर्ड पाकिस्तान हटना है, फिर बाद में ये कहना है कि वो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो वही शायद लोग देश सुनना चाहता है, और लोग उस तरफ ही बढ़ रहे हैं। और आज की बातचीत में कश्मीर का जो अभी जो कुछ हुआ है वो, और जो आने वाले दिनों में मुमकिन है, उसके बारे में आपने रोशनी डाली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।